जी दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ आपका स्वागत करता हूं वाईफाई क्विज गुरुकुल के अपने इसी यूट्यूब चैनल पर। इस अंक में हम लोग बिहार कर्मचारी चयन आयोग, जो उस समय दरोगा का हम एग्जाम कंडक्ट कराती थी और उसके रिक्रूटमेंट की प्रक्रिया उसके द्वारा संपन्न कराया जाता था, उसके प्रश्न पत्रों का जो पूर्ण व्याख्या के सहित हम लोग हल देखेंगे। और यह परीक्षा संभवतः 2017 में परीक्षा का आयोजित किया गया था। याद रखिए, अधिक से अधिक अभ्यास आपकी सफलता को सुनिश्चित करेगा। और ये जो प्रश्न है ना, यह मत समझिए कि सिर्फ दरोगा के लिए, आगामी जितने सारे पुलिस के एग्जाम होंगे, जितने सारे दरोगा के एग्जाम, बीएसएससी का एग्जाम और बीपीएससी टीआरई 4 का जो एग्जाम होने वाला है जनवरी फरवरी के आसपास में जो एग्जाम लिया जाएगा, उसके लिए ये काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होगा। इसलिए आप पहले इसे एक बार देखिए। सबसे पहले आप वीडियो को देखिए। वीडियो अगर वाकई अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को कम से कम 3 लोगों के बीच में इसको शेयर करिए और इसे सब्सक्राइब करिए, ताकि हमें आपसे मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए लगातार कंटेंट उपलब्ध कराते हैं। चलिए शुरू करते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के अवकाश ग्रहण करने की उम्र सीमा क्या है? अवकाश मतलब एक तरह से रिटायरमेंट की बात कर रहा है। तो यह कितनी है? 58 वर्ष है, 60 वर्ष है, 65 वर्ष है, 70 वर्ष है। आप क्विज की तरह इसका आंसर देते चलिए, तो इसमें आंसर हो जाएगा क्या? 65 वर्ष। यह अगर जो व्यवस्था की, अगर इस व्यवस्था की हम बात करते हैं तो अनुच्छेद 124 के 2 के क में जो है ना, तो राष्ट्रपति को संबोधित करके जो है वह त्यागपत्र दे सकता है, त्यागपत्र दे सकता है राष्ट्रपति को संबोधित। कितने अनुच्छेद? 124 के 2 थर और 124 के 4 के तहत उस पर अगर किसी तरह का संवैधानिक मामला का उल्लंघन करता है तो उस पर महाभियोग की प्रक्रिया जो है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश पर चलाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। फरवरी 2017 में मनाए गए विश्व रेडियो दिवस की विषय थीम क्या थी? हम आपके लिए रिकमेंड करेंगे कि आप जो है ना एसपीडीजी के, हम किसी बुक का प्रचार नहीं कर रहे हैं, आप एसपीडीजी के मानना है तो पढ़ना है तो पढ़ लीजिए, नहीं पढ़ना तो मत पढ़िए, लेकिन ये कहेंगे एसपीडीजी के आप जरूर फॉलो करिए, आपको करंट पे काफी ज्यादा मदद मिलेगा। तो यहाँ जो है ना 2017 में मनाए गए विश्व रेडियो दिवस की थीम का विषय पूछ रहा है, तो करंट से संबंधित है। तो यह जो विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। और अगर कहा जाए तो यूनेस्को में पहली बार, यूनेस्को अगर कहा जाए तो यूनेस्को में पहली बार कब मनाया गया था? तो 13 फरवरी यह 2012 को यूनेस्को में पहली बार बनाया गया था। और 2024 की अगर बात करें तो इसकी जो थीम है ना, रेडियो सूचना देने वाली, मनोरंजन करने वाली तथा शिक्षा देने वाली सदी, यह जो है इस वर्ष की थीम है। आवर्त सारणी किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो आवर्त सारणी का नियम मेंडल साहब ने दिया, जॉन मेंडल साहब ने आवर्त सारणी का नियम दिया था। और अभी उस समय जो है ना, वर्तमान में आवर्त सारणी में लगभग 118 अज्ञात तत्व हैं, अभी इनको खोजा नहीं गया है। और जो आधुनिक आवर्त सारणी का जो रूप ले लिया, इसमें जो रासायनिक तत्व है ना, रासायनिक तत्व ये सब क्या है? ये बढ़ते क्रम में है, बढ़ते क्रम में व्यवस्थित हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। इनमें से कौन सा भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता? जैसे ही नहीं वाला प्रश्न आए तो इसमें आप गोला मार के अपने आप को कंट्रोल करिए और प्रश्न के ऑप्शन को समझ करके तब उत्तर दीजिए। राजदूत, एम्बेसडर, प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश की उपराष्ट्रपति। यहाँ जो पूछ रहा है तो उपराष्ट्रपति की नियुक्ति, इनमें से कौन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति नहीं किया जाता? तो उपराष्ट्रपति का नियुक्ति नहीं किया जाता है। तो संसद में अगर कहा जाता है अनुच्छेद 66 के तहत जो है ना, अनुच्छेद 66 के तहत मतलब इसके सदस्यों का जो एक तरह से उपराष्ट्रपति के का जो चुनाव की प्रक्रिया है, संसद के, याद रखें, संसद के दोनों सदन मतलब लोकसभा प्लस राज्यसभा, दोनों सदन के निर्वाचित, याद रखिएगा निर्वाचित, ई वर्ड को याद रखिएगा, निर्वाचित प्लस मनोनीत, निर्वाचित प्लस मनोनीत दोनों सदस्य इसमें होते हैं। सिर्फ संसद के दोनों सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा। अगर वहीं पर आपकी राष्ट्रपति के संबंध में बात होगा ना, तो याद रखिएगा संसद के दोनों सदन मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन प्लस राज्य विधानसभा, वनली विधानसभा, राज्य विधानसभा के सिर्फ निर्वाचित सदस्य, याद रखिए सिर्फ निर्वाचित, उसमें निर्वाचित प्लस मनोनीत दोनों। विभिन्न राजनीतिक दलों की स्वीकृति राष्ट्रीय पार्टी अथवा प्रादेशिक पार्टी के रूप में कौन प्रदान करता है? राष्ट्रपति करता है, चुनाव आयोग करता है, पार्लियामेंट करता है कि प्रधानमंत्री करता है? तो इसमें जो आपका जो आंसर आ जाएगा, तो इसमें मतलब जो है चुनाव आयोग के द्वारा यह डिसीजन लिया जाता है। तो चुनाव आयोग के द्वारा, और ये चुनाव आयोग जो है संविधान के भाग 15 और अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 में इसका जिक्र किया गया है। और चुनाव आयोग की अगर इसकी स्थापना की बात करें तो 25 जनवरी 1950 को इस चुनाव आयोग का स्थापना किया गया था। इसीलिए 25 जनवरी को है राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है, याद रखिएगा। बिहार के अभी उप मुख्यमंत्री कौन है? यह करंट से संबंधित प्रश्न है। तो वर्तमान में अगर उप मुख्यमंत्री की बात, मुख्यमंत्री तो नीतीश साहब, ये सीएम साहब हैं। अगर उप मुख्यमंत्री की बात करें तो सम्राट चौधरी प्लस विजय कुमार सिन्हा साहब हैं। सम्राट चौधरी और प्लस विजय कुमार सिन्हा साहब। जो राज्य नहर सिंचाई पर सर्वाधिक आश्रित है वह कौन सा राज्य है नहर सिंचाई पर? बिहार है, उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, आंध्र प्रदेश। इसका आंसर आ जाएगा आपका पंजाब लगभग जो है ना वह 40% का इसका भाग सींचा जाता है, सिंचाई पर आश्रित है। अगले प्रश्न की तरफ। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स जो है ना, उर्स मतलब क्या होता है? एक तरह से मेला होता है। उर्स मतलब मेला या पुण्य तिथि का जो उत्सव है ना, पुण्य तिथि का उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? तो यह
मुख्य रूप से जो मनाया जाता है अजमेर शरीफ में, और इन्हीं को ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब को जो है ना, चिश्ती साहब को ही गरीब नवाज के उपनाम से भी जाना जाता है। इन्होंने भारत में मतलब चिश्ती सिलसिले की स्थापना किया था, चिश्ती सिलसिला। और चिश्ती में कौन सा, सूफी सिलसिले की स्थापना इन्होंने किया था। भारत के सुदूर पूर्व में जो देश सर्वाधिक लंबी सीमा बनाता है वह कौन सा है? अगर हम भारत की बात करें तो सुदूर पूर्व की बात करते हैं ना, तो यही है। पूर्व में कौन सा देश है? तो पूर्व में मुख्य रूप से पूर्व की बात करते हैं तो पूर्व में म्यांमार है। कौन सा? इधर यहाँ म्यांमार है, इधर चीन का देश है, इधर पाकिस्तान और अफगानिस्तान का क्षेत्र पड़ता है, और इधर तो समुद्री क्षेत्र है। तो पूर्व में कौन सा है? म्यांमार। और पहले अगर कहा जाता म्यांमार को क्या कहा जाता था? तो बर्मा के नाम से जाना जाता है। अगर राजधानी की हम लोग बात करें तो नेपिता बर्मा की राजधानी है। अगर इसकी मुद्रा की बात करें तो मुद्रा क्यात है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। स्टेल मतलब स्लेट जो है ना, रूपांतरित रूप है। किसका रूपांतरित है? स्लेट मुख्य रूप से शैल मतलब चट्टानों का। यह मुख्य रूप से, जैसे चट्टान का रूपांतरित रूप कब होता है? रूपांतरित मतलब कब होता है? जब मतलब खास करके अवसादी एवं अग्नेय चट्टान, इस पर काफ़ी ज़्यादा ताप और काफ़ी ज़्यादा जब दाब भी बढ़ जाता है ना, तो यह रूपांतरित हो जाता है, यह बदल जाता है। जैसे इसी में यह शैल मतलब चट्टान, इसी को मतलब स्लेट रूपांतरित रूप है किसका? शैल का। शैल मतलब क्या था? चट्टानों का। किस प्रकार चट्टान का? अवसादी एवं अग्नेय चट्टानों का रूपांतरित रूप है। सिंधु नदी की लंबाई उतनी है जितनी कि ब्रह्मपुत्रा की। यह नदी कितनी है? सिंधु और ब्रह्मपुत्रा दोनों की लंबाई समान है। दोनों की लंबाई है कितनी? 2900 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो अगर हम लोग इसकी बात करते हैं ना, तो सिंधु नदी को, तो यह भी जो है ना मुख्य रूप से तिब्बत के मानसरोवर क्षेत्र से सिंधु नदी भी निकलती है। और एक जगह याद रखिएगा, चेमाडुंग युंग से यह नदी निकलती है। और यह ब्रह्मपुत्र अगर कहा जाए, ब्रह्मपुत्र, इसका उद्गम भी जो है ना, उद्गम भी तिब्बत से ही है। तिब्बत का मानसरोवर है, इसलिए दोनों की लंबाई 2900 किलोमीटर है। और सिंधु की अगर सहायक नदी की बात करें तो झेलम है, प्लस चिनाब है, प्लस रावी है, प्लस व्यास है, इसकी सहायक नदी है। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष कौन सा होता है? राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष की बात करता है तो भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का जो कार्यकारी अध्यक्ष होता है वह राष्ट्रपति होता है। देखिए, सरकार की शासन जो है ना, खास करके कौन सी प्रणाली है? अध्यक्षीय प्रणाली है। मतलब अगर हम लोग इसमें बात करें राज्य या राष्ट्र दोनों की बात करें तो इसका कार्यकारी अध्यक्ष जो होता है ना, कार्यकारी अध्यक्ष जो होता है वह राष्ट्रपति ही होता है, कार्यकारी अध्यक्ष। और खास करके अनुच्छेद अगर 53 की 1 का बात करें तो संघ की कार्यपालिका की शक्ति भी राष्ट्रपति में ही निहित है। कौन सा विश्व निकाय 1920 में स्थापित किया गया था? 1920 में जो स्थापित किया गया था मुख्य रूप से वह था लीग ऑफ नेशन, जो वुड्रो विल्सन साहब के द्वारा स्थापित किया गया था। यह प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था 1914 से 18 तक, उसके बाद स्थापित, उसकी समाप्ति हुआ था, समाप्ति के बाद इसे स्थापित किया गया था। और इसका अगर उद्देश्य की बात करें तो उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय शांति के उद्देश्य से इसे स्थापित किया गया था। भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य हैं। मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 9 है, 10 है, 11 है और 15 है। मौलिक कर्तव्य की संख्या 11 मौलिक कर्तव्य हैं। और मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? याद रखें, रूस के संविधान से। अगर कर्तव्य की जगह अगर सिर्फ मौलिक यहाँ अधिकार लिखा रहता, अधिकार तो मौलिक अधिकार कंफ्यूज नहीं, औसत अधिकार औसत अमेरिका से लिया गया है, लेकिन कर्तव्य किससे लिया गया है? रूस से लिया गया है। तो 1976 में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसे नया भाग जोड़ा गया, नया भाग 4 का क जोड़ा गया। और इसमें 4 के क में अनुच्छेद जो है ना 51 का क, जिसमें 10 मौलिक कर्तव्य समावेशित किया गया था। 10 मौलिक कर्तव्य समावेशित किया गया था। फिर अनुच्छेद 51 के क के तहत जो है ना, वह मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी हो गई? 11। यह कब हुआ? तो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में इसे जोड़ा गया। और 11वां मौलिक कर्तव्य क्या कहता है कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं ना, इसमें इसके शिक्षा का जो है समान अवसर उपलब्ध कर, शिक्षा का अवसर इसे उपलब्ध कराना, यह व्यवस्था दिया गया है। हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो आप लाइक करें, और कम से कम आपसे ही रिक्वेस्ट है कि आप अपने कम से कम 3 दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और हमारा भी यह परिवार बड़ा हो, और जो टीम काम करती है वो आपके लिए लगातार प्रतिबद्धता के साथ लगातार करते रहे। और साथ में हमारे प्लेलिस्ट में जो है ना, अभी अगर आप बीपीएससी अगर सीटेट का एग्जाम आप देना चाह रहे हैं तो प्लेलिस्ट में सीडीपी करके उपलब्ध है। तो सीडीपी दोनों में 30-30 नंबर का पूछता है, वो कॉमन है, वो हम आपको सीडीपी का सेट लगातार कराते रहेंगे। हाँ, थोड़ा उसमें पुराना सेट है, लेकिन अभी अप टू डेट सेट भी किया गया, तो आप पूरा सेट को देख लीजिए,
तो उसमें जितने प्रश्न है ना, तो आपके लगभग प्रश्न संभावित वहाँ से आने की पूरी उम्मीद रहेगी। इसलिए आप लगातार अभ्यास करते रहिए। हाँ, साथ साथ में हमारे प्लेलिस्ट में लुसेंट एसपीडी जीके करके उपलब्ध है। स्पीडी जीके लगभग 6 आवर का वीडियो है, ये आप एक बार देख लीजिए तो आपका जीएस पे जबरदस्त पकड़ बन जाएगा। नहीं तो इसका 2 का रफ्तार बाद में लगा करके आप 2-3 बार देख लीजिएगा ना, तो आपका जीएस बहुत अच्छी स्थिति में आप चले आइएगा। और जल्दी हम लोग एनसीईआरटी सीरीज हिस्ट्री का 6 से लेकर के 10th तक एनसीईआरटी में जितने ऑब्जेक्टिव हैं और जितने संभावित ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं उसका भी क्विज जल्दी स्टार्ट करेंगे। अगर उसे कंप्लीट कर लेते हैं तो किसी भी परीक्षा में, बिहार के किसी भी एग्जाम को दीजिए, चाहे पुलिस का हो, दरोगा का हो, एसएससी का हो, सचिवालय का हो, या स्टेट का हो, या बीपीएससी टीआरई का हो, एक भी प्रश्न उससे बाहर नहीं जाएंगे। तो आप लोग लगातार बने रहिए। आप लोग चैनल को लाइक करिए, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब और शेयर करिए, ताकि हम आपके लिए लगातार कंटेंट उपलब्ध कराते हैं। लगे रहिए, पढ़ते रहिए, अधिक से अधिक आप अभ्यास पर जोर दीजिए, यही सफलता को सुनिश्चित करेगा। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो महात्मा गांधी का जन्म, जवाब दीजिए आप लोग भी, 1869 में महात्मा गांधी का 1879 में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। 1869 मतलब 2 अक्टूबर, याद रखिएगा, 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। सिख के गुरुओं में गुरु गोविंद सिंह के वे स्थान थे। गुरु गोविंद सिंह जो थे सिख के 10वें एवं अंतिम गुरु थे, अंतिम गुरु याद रखिएगा। और अगर प्रथम गुरु की बात करें तो गुरु नानक साहब इसके प्रथम गुरु थे, गुरु अंगद साहब इसके द्वितीय गुरु थे, और गुरु अर्जुन देव जो है ना इसके 5वें गुरु अर्जुन देव थे। और याद रखिएगा 10वें गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना किया था। गुरु गोविंद सिंह का अगर कहा जाए, गुरु गोविंद सिंह इनका जन्म इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इनका जन्म जो है पटना में हुआ था। कब इनका जन्म हुआ था? लगभग 1666 ईस्वी में इनका जन्म पटना में हुआ था। और खालसा पंथ की स्थापना इन्होंने 1699 ईस्वी में किया था। 6 को पलट दीजिएगा तो 9 बन जाएगा। कनिष्क राजा थे, किस वंश के राजा थे? तो कनिष्क मुख्य रूप से कुषाण वंश के राजा थे। और कनिष्क की राजधानी मुख्य रूप से पुरुषपुर या पेशावर हुआ करती थी। इनकी मुद्राओं पर भारतीय जो है ना देवी देवताओं के चित्रांकन मिले हैं। अगला प्रश्न, बेरी खुराक से किसकी कमी की वजह से होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ई की विटामिन, इसमें विटामिन बी हो जाएगा। विटामिन बी में विटामिन B1 की कमी से बेरी होता है, जिसका रासायनिक नाम थाइमीन है। देखिए यह आधा घंटा के आसपास या 40 मिनट के आसपास का वीडियो रहता है। 100 प्रश्न इसमें समाहित किए गए, फुल लेंथ टेस्ट है। अगर आप और प्रीवियस ईयर जितने पूछे गए हम लगातार आपको सेट उपलब्ध कराएंगे। तो और अगर यह मान के 40 मिनट में अगर आपका लगभग हर में 4-5 पॉइंट आता है, इंपॉर्टेंट एग्जाम के दृष्टिकोण से जो होता है क्वालिटी पॉइंट हम देते हैं, तो लगभग 500 क्वेश्चन कवर हो जाता है। इसलिए आपके समय एक्सक्यूज नहीं चलेगा, बहानाबाजी नहीं चलेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा और अधिक से अधिक अभ्यास करना पड़ेगा। थोड़ा एग्जाम में जो है परीक्षा का जो कंपटीशन का स्तर थोड़ा बढ़ रहा है, इसलिए आप भी लगातार अभ्यास पर फोकस करें। क्लास एक बार कर लिए, 10 बार जाकर के क्लास देख रहे हैं, नोट पढ़ रहे हैं, उससे कुछ होने वाला नहीं जब तक आप प्रश्न पे नहीं आइएगा। तो नहीं तो नोटे है उस मास्टर का है, मास्टर एक पास रह जाएगा, वो आपके पास नाम मात्र का खाली है। अभ्यास करिएगा तो क्वेश्चन का जबरदस्त पकड़ आपका बनेगा। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान कौन था? भारत पर आक्रमण करने वाला मोहम्मद गौरी था, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन तुगलक की बाबर। इसमें मोहम्मद बिन कासिम था भारत पर। इन्होंने 712 ईस्वी में सिंध क्षेत्र पर आक्रमण किया था और उस समय वहाँ का शासक जो था वह दाहिर था। और साथ साथ में यहाँ पर अरब जो है ना यह जीता था, अरब की जीत हुई थी यहाँ पर। और इसमें जो इसके जो साक्ष्य मिलते हैं चचनामा पुस्तक में, तारीख ए सिंध पुस्तक में, किताब फुतुह उल बुलदान की पुस्तक में जो बिलादुनी की रचना है, किताब फुतुह उल बुलदान यह किसकी रचना है? यह जो है ना बिलादुनी की रचना है। और तारीख ए सिंध मीर मोहम्मद मासूम की रचना है। तारीख ए सिंध यह है मीर मोहम्मद मासूम की रचना है। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है कितना? 24 घंटे में कि 23 घंटे का जवाब दीजिए। 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में अपनी धुरी पर एक बार चक्कर लगा लेती है। पृथ्वी जो घूमती है किस दिशा में? पृथ्वी घूमती है पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्रह जो सूर्य की परिक्रमा करने में 88 दिन लगाते हैं वह कौन सा ग्रह है? तो वह मुख्य रूप से 88 दिन लगाता है वह है बुध ग्रह। यह सूर्य से सबसे नजदीक का भी ग्रह है और सबसे गर्म ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि नजदीक होने के कारण इसका तापमान काफी ज्यादा रहता है। उस शहर का देशांतर क्या है जहां का स्थानीय समय 6 बजे का समय है, जबकि ग्रीनविच औसत समय 4 बजे का समय है? मतलब जहां का भारत का जो है ना स्थानीय देखें, उस शहर का देशांतर पूछा जहां का स्थानीय समय 6 बज रहा है और ग्रीनविच समय जो है 4 बजे शाम है। तो ग्रीनविच से भारत का समय जो है ना 2 घंटा आगे है, 2 आवर आगे है, याद रखिएगा 2 आवर आगे है। और अगर विश्व के मानचित्र की तुलना करें तो भारत इस तरफ है, इस तरफ में भारत है अपना। तो अगर ये भारत है, ये वाला भारत अपना है, तो ये भारत की स्थिति क्या है? पूर्व में। तो ऑप्शन पूर्व में ही है, तो पश्चिम तो
नहीं होगा, ऐसे ही ऑप्शन छट गया आपका 30 डिग्री। लेकिन अगर पूछेगा ना तो कितना घंटे का अंतर, 2 घंटे का अंतर होता है। 1 डिग्री बराबर होता है 4 मिनट, तो 30 डिग्री 30 गुना 4 कितना हो गया, 120 मिनट। 120 मिनट बराबर 2 घंटा। भारत की स्थिति पूर्व में है, इसीलिए होगा 30 डिग्री पूर्व। अगर इनमें से कौन सा इस्पात प्लांट से युक्त नहीं है? कहाँ पे इस्पात प्लांट नहीं है? भिलाई में इस्पात प्लांट है, जो कि छत्तीसगढ़ में है। पारादीप ओडिशा में भी है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में भी है, और सिंदरी जो है ना, यह मुख्य रूप से झारखंड में है। सिंदरी कहाँ है? झारखंड में सिंदरी है कि धनबाद जिला में। कहाँ पे है? धनबाद जिले में। यह मुख्य रूप से उर्वरक कारखाना है, उर्वरक कारखाना यहाँ पे है। गारो जनजाति है। गारो जनजाति कहाँ की है? तो गारो जनजाति मुख्य रूप से मेघालय में गारो पर्वत ये कहाँ पे है? मेघालय में। और साथ साथ में बांग्लादेश में मेमन सिंह जिला, बांग्लादेश का मेमन सिंह जिला, इन दोनों जिलों में जो है गारो जनजाति पाई जाती है। रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बनाए जाने के समय किस राज्य के राज्यपाल पद पर थे? तो बिहार से संबंधित है, इसलिए बिहार यह प्रश्न अभी भी इंपोर्टेंट हो जाता है। और वर्तमान में अगर राष्ट्रपति कौन है तो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, और यह भारत की 15वीं और प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। और आदिवासी में किस से रखती हैं संबंध? यह संथाल जाति से संबंध रखती हैं, और यह 15वीं हैं। और जिस समय द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनने से पहले जो है झारखंड राज्य की राज्यपाल थी यह। अगला, उस खगोल भौतिक शास्त्री का नाम बताएं जो एक क्षय तंत्रिका रोग से पीड़ित हैं और केवल कंप्यूटर के माध्यम से अपनी बात कर सकते हैं। वह स्टीफन हॉकिंग साहब। इन्हें आधुनिक युग का आइंस्टाइन कहा जाता है, आधुनिक युग का। इसी प्रकार भारत का अगर आइंस्टीन की बात करें तो वो नागार्जुन साहब को कहा जाता है। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो दिल्ली चलो का नारा यह मुख्य रूप से एस.सी. बोस मतलब सुभाष चंद्र बोस साहब का यह नारा है। और यह नारा उन्होंने 5 जुलाई 1943 को जब वे सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किए थे ना, तो उसी समय उन्होंने यह नारा दिया था। और साथ ही यह भी नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यह नारा भी उसी समय का है। भारत की बुलबुल किसे कहा जाता है? तो इसमें सरोजनी नायडू जो है मैडम को भारत का बुलबुल कहा जाता है। और सरोजनी नायडू जो हैं वह भारत की प्रथम महिला राज्यपाल भी हैं। और कहाँ की हैं? तो उत्तर प्रदेश की यह रही हैं भारत की प्रति, इसलिए भी यह प्रश्न इंपोर्टेंट हो जाता है। और साथ साथ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भी प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष भी रही हैं सरोजनी नायडू मैडम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष पूछेगा, जवाब देना सरोजनी नायडू। और प्रथम भारतीय महिला राज्यपाल कौन है? तो वह भी सरोजनी नायडू है, जो उत्तर प्रदेश की रही थी। पेस मेकर संबंधित है वृक्क से, फेफड़ों से, हृदय से, मस्तिष्क से। तो इसका आंसर हो जाएगा पेस मेकर या मॉडर्न इलेक्ट्रिक डिवाइस है जो हृदय से संबंधित है। और ये मुख्य रूप से कहाँ स्थित है? ये दायां आलिंद में पाया जाता है। और इसकी धड़कन जो है ना, वह हृदय की धड़कन किससे मापी जाती है? स्टेथोस्कोप यंत्र से नापी जाती है। भारत में प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कहा जाता है। इनका कार्यकाल अगर देखें तो 1828 से 35 तक। 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा पहले ये बंगाल के गवर्नर जनरल थे। बाद में इसी चार्टर के द्वारा इन्हें भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इनके द्वारा मुख्य रूप से दास प्रथा एवं सती प्रथा की समाप्ति में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। भारत के सर्वोदय नेता लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जीवन काल कब से कब तक था? तो इसका 1902 से लेकर के 1917 था। इनका अगर जन्म की बात करें तो सारण जिला में इनका जन्म हुआ था। कब? 1902 में हुआ था। और मृत्यु की बात करें तो 1989 में पटना में इनकी मृत्यु हुई थी। समाज सेवक थे, इन्हें लोकनायक के नाम से जाना जाता है। और भारत रत्न इन्हें जो है मुख्य रूप से भारत रत्न जो है 1999 में मरणोपरांत दिया गया। अगला प्रश्न, विख्यात सोमनाथ मंदिर किसने नष्ट किया था? तो सोमनाथ मंदिर जो है ना सुल्तान महमूद के द्वारा नष्ट किया। और ये जो है भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना भी जाता है सोमनाथ मंदिर को। और इस पर आक्रमण जो है ना, 1025 ईस्वी में किया गया था। हर्षवर्धन के साम्राज्य के समय जो चीनी पर्यटक भारत आया था वह कौन था? हर्षवर्धन वैनसांग, याद रखेगा। हर्षवर्धन वैनसांग। और चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में फाहियान आया था। वैनसांग की जो प्रसिद्ध पुस्तक है वह पुस्तक है CU की
यह पुस्तक है। और उन समय जो अध्यक्ष जो थे ना, अध्यक्ष नालंदा विश्वविद्यालय के ये अध्यक्ष भी रहे थे, अध्यक्ष वेनसंग नालंदा विश्वविद्यालय के भी रहे थे। और साथ साथ में उस समय कुलपति कौन थे, तो उस समय कुलपति शीलभद्र साहब थे। और फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था। भारत में राष्ट्रीय आय का लेखा किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? योजना आयोग, भारतीय सांख्यिकी संस्था, वित्त मंत्रालय, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। इसमें जो आंसर हो जाएगा आपका केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। किस यौगिक का अणु सूत्र जो है ना वह 40 होता है अणुसूत्र, तो इसमें हो जाएगा आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसी को हम लोग कास्टिक सोडा के नाम से भी जाना जाता है। कितने अणु 1 मोल के बराबर होते हैं? 6.023 गुना 10⁻23 अणु को 1 मोल के बराबर माना जाता है। मतलब इतना ही एक मोल में इतना अणु या इतना ही परमाणु होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र पूछ रहा है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या सूत्र होता है? CaSO4 × ½ H2। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अर्ध जलयोजित मुख्य रूप से कैल्शियम सल्फेट को प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। इसमें मुख्य रूप से जो है ना जिप्सम को जब हम लोग 120 डिग्री पर गर्म करने पर प्राप्त किया जाता है, और इसका उपयोग खिलौना में और टूटी हड्डियों को जोड़ने में किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। विद्युत अपघटनीय प्रक्रिया में कौन सा तत्व नहीं प्राप्त होता है? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, लोहा। तो इसमें जो है मुख्य रूप से विद्युत अपघटनीय में लोहा प्राप्त नहीं होता है और सभी चीज प्राप्त होता है। मतलब रासायनिक यौगिक में इसमें मुख्य रूप से क्या किया जाता है, तो रासायनिक यौगिक जो होता है ना, तो यौगिक में उसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है। रासायनिक यौगिक में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, और फिर उसका इससे होता है क्या, तो इससे रासायनिक जो है बंधन वह टूट जाता है। तो इसमें मुख्य रूप से इसमें प्रक्रिया में सोडियम है, पोटेशियम है और कैल्शियम, ये सभी इसी प्रक्रिया से प्राप्त किए जाते हैं। विश्व बैंक का दूसरा नाम क्या है? IMF, WTO, IBRD, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट। इसका जो हो जाएगा आपका IBRD, इनका पूरा नाम है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक। कब किया गया था निर्माण? 1944 में। इसका अगर हेड क्वार्टर कहाँ है, तो वाशिंगटन DC में है। इसके लिए आप लूसेंट विविध जरूर पढ़ें, लूसेंट का विविध पढ़ें, उसमें इस चीज़ का जिक्र है, हेड क्वार्टर का पूछा जाता है। खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट की सोडियम बाई कार्बोनेट। बाई अंग्रेजी में होता है BY, बाई मतलब खरीदना, जब खरीदा है तभी ना खाएगा, तो याद रखिएगा सोडियम बाई कार्बोनेट। इसका सूत्र होता है NaHCO3, सोडियम बाई कार्बोनेट का। वहीं नमक अगर कहा जाता है, सोडियम क्लोराइड को नमक कहा जाता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड को कॉस्टिक सोडा कहा जाता है। बैंकिंग के लिए किस मिश्रण का उपयोग किया जाता है? आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम का, कि कैल्शियम ऑक्साइड और आयरन का, आयरन ऑक्साइड और क्लोरीन का, कैल्शियम ऑक्साइड और एल्युमिनियम का। इसमें हो जाएगा आपका आयरन ऑक्साइड प्लस एल्यूमिनियम का। इसमें Fe2CO3 प्लस 2Al, एरोलाइन 2Fe प्लस Al2O3 और प्लस इसमें उष्मा निकलता है। सोडियम क्लोराइड में उपस्थित कौन सी अशुद्धता नमी सोखती है? तो इसमें कैल्शियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड है और सोडियम सल्फेट है। इसका आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड। देखिए अभी के समय में एक्सक्यूज जो है ना नहीं चलेगा। आप कुछ भी कर रहे हैं, आप ट्रेवल कर रहे हैं या कोई हो सकता है घर में खाना बना रहे हो या कोई काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी आप वीडियो चला करके बैठे बैठे 1 सेट लगा लीजिएगा, 2 सेट लगा लीजिएगा, 3 सेट लगा लीजिएगा। हाँ, सिर्फ इसमें जो है ना आपका डिटर्मिनेशन होना चाहिए, दृढ़ इच्छा शक्ति होना चाहिए, तो आपका काम आसानी से हो जाएगा। आप लगातार जब तक मन से पढ़िएगा नहीं, तब तक कैसे होगा सिलेक्शन? खाली आप सोचिएगा कि नहीं हो जाए। इसके लिए आपको लगातार सेट का, लगातार प्रैक्टिस पेपर का, खूब प्रश्नों का अभ्यास करना पड़ेगा, जब जाकर के सफलता सुनिश्चित हो जाएगी। और लगातार अभ्यास करिए और सफलता निश्चित रूप से आपकी सुनिश्चित होगी। चाहे जहां भी प्रश्न मिले हैं, जिस भी फॉर्मेट से प्रश्न मिलता है, आप अधिक से अधिक प्रश्नों को बनाने की कोशिश करिए। अगला, फॉस्फोरस का कौन सा अयस्क नहीं है? फॉस्फोराइट है, फ्लूरो टाइप है, कि क्लोरो पार टाइप है, कि ग्रेनाइट है? तो इसमें जो है ना ग्रेनाइट मुख्य रूप से नहीं है। ग्रेनाइट अग्नेय चट्टान से प्राप्त किया जाता है, अग्नेय चट्टान से। उसके परमाणु के नाभिक में कौन से होते हैं? नाभिक के अंदर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन में प्लस चार्ज रहता है, मतलब धनात्मक। प्रोटॉन में प्लस रहता है और न्यूट्रॉन जो है ना वह न्यूट्रॉन मतलब न्यूट्रल रहता है, मतलब उदासीन रहता है, दोनों पक्ष में कोई काम नहीं रहता। न्यूट्रॉन मतलब न्यूट्रल। और इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? वह ऋणात्मक होगा। आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? अगर वस्तु के प्रतिबिंब की हम लोग बात करते हैं, तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर पड़ता है। और उसका जिसका प्रभाव है ना, प्रभाव किस पर पहुँचता है? मस्तिष्क। इसका प्रभाव मस्तिष्क पर पहुँचता है, जिसके कारण हमें पता चलता है कि वस्तु का रूप कैसा है, वस्तु का आकार कैसा है, उसका रंग कैसा है, इसका हमें आभास होता है, ज्ञान होता है। वर्णांधता का दूसरा नाम क्या है? वर्णांधता को हम लोग डाल्टन प्रभाव भी कहते हैं, डाल्टन रोग भी कहते हैं।
डाल्टन प्रभाव या रोग दे दीजिए, इसे भी कहा जाता है। वर्णांधता में जो होता है ना पुरुष, वह लाल एवं हरे रंग में भेद नहीं कर पाता है, इस तरह से समस्या आती है। अक्सर इसे जेनेटिक माना जाता है। विभवांतर मापा जाता है एमीटर। देखिए यहाँ पे देखिए स्पीड में आप मार दीजिएगा वोल्टामीटर पढ़ के कि ये वोल्ट मीटर है, लेकिन देखिए यहाँ पे वोल्ट मीटर है, गैल्वेनोमीटर ऑप्शन नंबर सी, वोल्ट मीटर ये हो जाएगा। वोल्ट मीटर इसमें मापा जाता है। इसलिए इस तरह का छोटा प्रश्न जरूर आता है, लेकिन वहाँ पे आप अपना जो है ना कंसंट्रेशन बना के रखिए। हर प्रश्न को बारीकी से पढ़िए और बारीकी से उत्तर दीजिए। छोटा बड़ा प्रश्न नहीं होता, प्रश्न है। अगर नॉर्मल प्रश्न आप गलती कर रहे हैं तो समझिए कि आप रेस से बाहर होने की अपना रास्ता पकड़ रहे हैं। इसलिए नॉर्मल प्रश्न को कभी गलती नहीं होने दीजिए। अस्थिर से सारे प्रश्न को पढ़िए, ऑप्शन को पढ़िए, सोचिए, फिर जवाब दीजिए। पर्याप्त समय है और अधिक से अधिक जब अभ्यास करेगा तो स्पीड आपका इसके साथ में स्पीड और एक्यूरेसी तभी आ जाएगा। नहीं तो होता है कि जानते हुए प्रश्न जान रहे हैं फिर भी आपका 5-7 को क्वेश्चन छूटेगा एग्जाम में, जिस कारण से रिजल्ट पे असर पड़ेगा। जैसे अभी बीपीएससी टीआरई 3 में बहुत सारे स्टूडेंट इस तरह की बातें भी बोल रहे हैं, तो इसलिए इस तरह की समस्या नहीं आनी चाहिए। अगला देखते हैं, कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में जिसके द्वारा बदला जाता है वह है विद्युत मोटर से विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलते हैं। सूर्य से आती हुई परावैंगनिक किरणें इनमें से कौन सी बचाती हैं? जब सूर्य से परावैंगनिक किरण आता है ना तो O3 जिसको ओजोन कहा जाता है, तो ओजोन जो है हमें इस किरण से रक्षा करती है। बांध के जल में कौन सी ऊर्जा स्थित होता है? बांध का जल हो ना, जल में ऊर्जा होता है फिक्स, तो जल अस्थिर है, तो स्थितिज ऊर्जा है। जैसे अगर पूछा जाएगा कि खींचा हुआ धनुष जो होता है ना, इसमें कौन सी ऊर्जा रहती है? तो खींचा हुआ धनुष में भी स्थितिज ऊर्जा ही रहता है, क्योंकि धनुष खींचा हुआ है, जब उससे बांध छोड़ा तब वह गति ऊर्जा उसमें आएगा। 72 किलोमीटर प्रति आवर का वेग का अर्थ क्या होता है? यहाँ सब मीटर पर सेकंड में इसको तोड़ने के लिए बोल रहा है, तो ये गणित का थोड़ा सवाल आ जाता है। तो देखिए यह अगर 18/5 से अगर गुना कर देते हैं तो किलोमीटर प्रति घंटा में आ जाता है। अगर मीटर प्रति सेकंड है तो 18/5 से उसको गुना करिए तो किलोमीटर प्रति घंटा में आएगा। अगर 5/18 से इसको उल्टा करके गुना कर देते हैं तो यह मीटर प्रति सेकंड। याद करने का कोई ट्रिक, किलोमीटर ज़्यादा होता है इसलिए 18 ऊपर ज़्यादा है, इसे भी भाग दीजिएगा तो इसका मान ज़्यादा आ जाएगा, और इसको भाग दीजिएगा तो इसका मान कम आ जाएगा, मीटर पर सेकंड कम होता है। अब देखिए किलोमीटर को मीटर, तो 72 गुना 5/18, 18 चौका कितना हो गया? 72, 5 चौका 20 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन नंबर सी। अगला, कौन सा भौतिक मात्रा जड़त्व का मापक है? तो जड़त्व का मापक की बात बोल रहा है तो यह मुख्य रूप से द्रव्यमान है। जड़त्व प्रत्येक वस्तु का गुण व प्रवृत्ति होता है और इसका द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? तो किलोग्राम है। गतिज ऊर्जा का समीकरण क्या होता है? के ई बराबर हाफ mv² होता है गतिज ऊर्जा का समीकरण। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। विश्व की सबसे बड़ी दूरदर्शी कहाँ पर स्थित है? तो प्रश्न के संदर्भ में अगर देखें तो विश्व में, अगर वो चूंकि एग्जाम 2017 में लिया गया था, उस समय का करंट से संबंधित यह प्रश्न है, तो वर्तमान में है ना विश्व में, अगर वर्तमान में अगर कहा जाए तो वह चीन में है। चीन का गुईझाऊ प्रांत में जो है ना सबसे बड़ा दूरबीन लगाया गया है। और अगर एक ठो करंट अफेयर बनता है, दुनिया की सबसे ऊंची जमीन आधारित वेधशाला, दुनिया की सबसे ऊंची जमीन आधारित वेधशाला वह कहाँ है? भारत में, लेह भारत में है, याद रखिएगा। और सबसे ऊंची दूरबीन, विश्व की सबसे बड़ी दूरदर्शी कहाँ पर स्थित है दूरबीन? वह चीन में स्थित है। और दुनिया की सबसे ऊंची जमीनी आधारित वेधशाला कहाँ है? वह लेह में है। वायुजीवी श्वसन के दौरान किसका पूर्ण ऑक्सीकरण होता है? तो किसका मुख्य रूप से इसमें पूर्ण ऑक्सीकरण होता है? तो इसमें जो ऑक्सीकरण होता है वह ग्लूकोज का होता है। जो होता है ना ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण वायुजीवी कर देते हैं। रक्त का कौन सा घटक शरीर के अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाता है? अगर ऑक्सीजन की बात करें तो इसमें मुख्य रूप से हमें रक्त में आरबीसी का मुख्य रूप से काम होता है कि रक्त जो है ना ऑक्सीजन पहुंचाना होता है। और रक्त परिसंचरण अगर कहा जाए ना तो रक्त परिसंचरण इनकी खोज किसने किया? तो विलियम हार्वे साहब ने किया था। और इसमें रक्त दो तरह का होता है, एक शुद्ध रक्त होता है जिसमें ऑक्सीजन मिला हुआ रहता है। यह किधर बहता है? तो यह हृदय से धमनी की तरफ बहता है। कहाँ? हृदय से धमनी की तरफ। और अशुद्ध रक्त रहता है जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रहता है, उसको अशुद्ध कहते हैं। यह कहां से? तो बढ़ता चलता तो हृदय से, लेकिन यह सिरा की तरफ। ट्रिक याद रखने का, शुद्ध धमनी है ना, धमनी मतलब धोया धाया चीज है, तो शुद्ध चीज है, तो इसमें हृदय से धमनी की तरफ शुद्ध, अशुद्ध हृदय से सिरा की तरफ अशुद्ध। तो इसमें शरीर को मतलब ऑक्सीजन पहुंचाने का काम आरबीसी करता है। और जो है ना हमें संक्रमण से कौन बचाता है? तो डब्ल्यूबीसी संक्रमण से बचाता है, याद रखिएगा, बीमारी नहीं होने देता है। रासायनिक तत्वों के दूसरे तत्वों के योग करने की क्षमता का पता लगाया जाता है किसके द्वारा? तो इसकी क्षमता का पता मुख्य रूप से जो हम लगाते हैं वह संयोजकता मतलब वैलेंसी के माध्यम से लगाया जाता है। कौन सा अंग पाचित भोजन में विषालु पदार्थ का अवशोषित करता है? जो पचा हुआ भोजन में विषालु जो रत्न जो उसको अवशोषित कर लेता है। हालांकि भोजन का जो पाचन तो आमाशय कर लेता है, लेकिन जिसको स्टोमक कहते हैं, लेकिन इसमें जो है लीवर इसमें आंसर हो जाएगा। मतलब उसमें विषाक्त सबको लीवर जो है ना वह उसमें एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इसलिए अगर लीवर क्षतिग्रस्त हो जाए, लीवर अगर क्षतिग्रस्त होने का कारण क्या है? तो लीवर सिरोसिस है। लीवर सिरोसिस के कारण लीवर क्षतिग्रस्त होता है। और मानव शरीर की सबसे
बड़ी ग्रंथि है, याद रखिएगा, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी लीवर ही है। मूल द्वारा वनस्पति प्रवर्धन इसमें होता है। मूल द्वारा मतलब होता है कि अगर जो पौधा है ना, उसके जो उत्पाद से सेम उसी तरह के अगर पौधा का निर्माण हो जाता है तो उसे ही वनस्पतिक प्रवर्धन कहते हैं। मतलब पौधे से उसी पौधे का निर्माण, उसी पौधे का निर्माण, मतलब इसमें पोटैटो आ जाएगा, जैसे आलू से आलू तैयार हो जाता है, इसी में सलकंद आ जाएगा, इसमें आलू हो गया, सलकंद हो गया, धन कंद हो गया, ये सभी इसके अंतर्गत मूल द्वारा वनस्पतिक प्रवर्धन इसमें होता है। बिहार की द्वितीय राजभाषा कौन सी है? तो द्वितीय राजभाषा है उर्दू। इसे कब दिया गया था? इसे 1981 ईस्वी में द्वितीय राजभाषा का संज्ञा दिया गया था। बिहार के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसने की? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान अनुच्छेद 164(1) के तहत है, जो कि राज्यपाल करते हैं। तो राज्य के, जैसे बिहार के राज्यपाल ने, और वर्तमान में राज्यपाल कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर साहब हैं वर्तमान में राज्यपाल। अगर पहले राज्यपाल की बात करें तो जयराम दास दौलत राम, ये बिहार के पहले राज्यपाल। अब पहली महिला राज्यपाल की अगर हम लोग बात करते हैं, ये मेल है फीमेल में, तो राम दुलारी सिंह जो है पहली महिला राज्यपाल हैं। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाले सदस्य होते हैं, उपराष्ट्रपति है, तो उपराष्ट्रपति का जब चुनाव होता है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाले सदस्य होते हैं कहाँ के? तो संसद के होते हैं, याद रखिएगा। जब उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है तो संसद के दोनों सदन, मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन के कैसे होते हैं इसमें होता है निर्वाचित प्लस मनोनीत, याद रखिएगा, निर्वाचित और मनोनीत। इसीलिए और अगर राष्ट्रपति की बात करते हैं ना, तो संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा प्लस विधानसभा के सिर्फ निर्वाचित, क्योंकि राष्ट्रपति कहीं का जो है ना अध्यक्षता किसी भी सदन का नहीं करता है, तो इसलिए सिर्फ निर्वाचित इससे इसमें रहता है। इसमें सारे मिलकर करते हैं, इसीलिए क्योंकि राष्ट्रपति जो है ना राज्यसभा में जो है ना वह 12 सदस्यों का मनोनयन करता है, इसीलिए उसकी भी भूमिका हो जाती है, इसलिए उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का जो होता है वह अध्यक्ष होता है, याद रखिएगा। मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या होती है। यह 2017 के अनुसार से यह प्रश्न जो है वह पुराना हो गया है, तो अभी वर्तमान में जो है ना 34 हैं, मुख्य न्यायाधीश सहित हैं, याद रखिएगा। मतलब 33 + 1, मतलब ये टोटल हैं मुख्य न्यायाधीश सहित हैं, यह मुख्य न्यायाधीश सहित हैं। भारत है एक किस प्रकार का राष्ट्र है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के अनुसार भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया गया। पुराने लिच्छवी राज्य की राजधानी थी। लिच्छवी राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो वैशाली थी लिच्छवी राज्य की राजधानी। तो इसमें वैशाली कहाँ है? तो यह मुजफ्फरपुर जिला में वैशाली है। और प्राचीन और सबसे अगर कहा जाए सबसे प्राचीन गणराज्य वैशाली ही था। जो सदस्य लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव करते हैं वे होते हैं, जो लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव करते हैं वे सब कहाँ के सदस्य होते हैं? तो वे सभी लोकसभा के ही सदस्य होते हैं जो लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव करते हैं। तो यह केमा से यह अनुच्छेद जो है ना 93 में इसका प्रावधान किया गया है। और अध्यक्ष की बात करें तो वर्तमान में ओम बिरला साहब जो हैं, बिरला साहब अभी जो 17वीं लोकसभा चल रही है उनके अध्यक्ष हैं। और उपाध्यक्ष की बात करें तो यह पद जो है ना अभी भी खाली है। कब से खाली है? तो 23 जून 2019 से ही यह पद खाली है। भारत के राष्ट्रपति जिन सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं, देखिए लगातार राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से प्रश्न पूछा जा रहा है, और यही सदस्य के चुनाव से तो हम लगातार आपको बता रहे हैं, तो कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। आप लगातार वीडियो के साथ बने रहिए, देखते रहिए और इसका अभ्यास करिए। इसमें जो डिटेल बताया जा रहा है उसको आपको नोट करना है तो नोट कर, लेकिन नोट करने की जरूरत नहीं, आप 3, 4, 5 बार देख लीजिए। सबसे पढ़ने का अच्छा तरीका होता है देखकर और सुनकर, तो अपने आप आपको याद हो जाएगा। और उसके बाद जब दोबारा इसको देख करके स्पीड में आप इसका क्विज लगा दीजिए इसी में। तो भारत के राष्ट्रपति जिन सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं वे होते हैं लोकसभा की, राज्यसभा के, पार्लियामेंट और राज्य विधानसभा। कितना बार बताएं? पार्लियामेंट मतलब लोकसभा और प्लस राज्यसभा, और राज्य विधानसभाओं के सिर्फ निर्वाचित। क्यों? क्योंकि कहीं यहाँ अध्यक्षता नहीं करते हैं, इसीलिए निर्वाचित रहते हैं। और अगर उसकी हम बात करते हैं तो लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत होते हैं उपराष्ट्रपति में। इसलिए उपराष्ट्रपति मनोनीत होते हैं क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का अध्यक्षता करता है, इसीलिए वहाँ पे मनोनीत की भी भूमिका जो है महत्वपूर्ण हो जाती है। पंचायती राज लागू किया गया था कब? 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया था। किसके द्वारा? हमारे पहले पीएम साहब जो जवाहरलाल नेहरू साहब हैं उनके द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिला से। और याद रखिएगा ये संशोधन हुआ 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को पूरे भारत में लागू कर दिया गया। और अगर पंचायती राज व्यवस्था की हम लोग बात करते हैं तो इसमें 2 प्रकार का होता है, एगो त्रिस्तरीय एगो द्विस्तरीय।
त्रिस्तरीय पंचायती राज बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर और द्विस्तरीय अशोक मेहता समिति की सिफारिश पर किया। याद रखने का ट्रिक देखिए, इसमें 3 गो नाम लग रहा है ना, बलवंत राय मेहता, ये 3 नाम है तो त्रिस्तरीय, इसमें 2 गो नाम अशोक मेहता तो द्विस्तरीय, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। उपचुनाव कराया जाता है कब? साल के बाद, 3 साल के बाद, इसके बाद 3 साल 2 बार हो गया, 2 साल के बाद, इसमें कभी भी होता है। उपचुनाव मतलब होता है जब किसी प्रत्याशी, चाहे वह लोकसभा के हो या विधानसभा के हो या विधानसभा के, ये जो प्रत्याशी होते हैं ना, या किसी कारण बस अपना पद अगर उस क्षेत्र से खाली करते हैं, या हो सकता है उसका देहांत हो गया हो या कहीं दूसरी जगह चुनाव लड़ गया हो, उस जगह को छोड़ना पड़ा, कहीं एक ही जगह से आप लड़ तो सकते हैं 2 जगह से 3 जगह, जितना हो 2 जगह से लड़ सकते हैं, लेकिन आपको रहना एक ही जगह से। तो वह जब पद खाली हो जाता है, तो जब से खाली हुआ है तब से लेकर के 6 माह के अंदर चुनाव कराया था। कभी भी का मतलब क्या है कि पद कभी भी खाली हो सकता है, ठीक, कंडीशन कभी भी आ सकता है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे ब्रह्मा की, विष्णु की, पशुपति की, इंद्र और वरुण के। सिंधु घाटी सभ्यता मतलब एक श्रृंगी पशु की आकृति वहाँ पर, संभवतः वह पशुपति की मूर्ति को माना गया है, तो पशुपति की पूजा उस समय किया जाता था। तो और साथ साथ में वे लोग वृक्ष की भी पूजा करते थे और नाग देवता की भी पूजा करते थे और मातृदेवी की उपासक थे और पशुपति की तो पूजा करते ही थे, इसलिए सिंधु सभ्यता को मातृसत्तात्मक भी कहा जाता है। त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है किसका? त्रिपिटक बौद्धों का धार्मिक ग्रंथ है। त्रिपिटक में कौन सा आता है? यहाँ है सूत पिटक आता है, विनय पिटक आता है, और अभिधम्म पिटक आता है, अभिधम्म पिटक आता है। और बुद्ध का नियम जो है ना, बुद्ध का नियम जो है ना, नियम का चर्चा विनय पिटक में है। याद लगा, विनय है ना, नए मतलब नियम, याद, नियम का चर्चा विनय पिटक में है। और जो है, और इसकी अगर भाषा की बात करें तो भाषा कौन सी है? तो पाली भाषा में है। और बुद्ध के त्रिरत्न, अगर त्रिरत्न की बात करें तो त्रिरत्न कौन सा है? त्रिरत्न है बुद्ध है, धम्म है और संघ है। इसे बौद्ध धर्म का त्रिरत्न कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब किया गया था? तो 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ को स्थापित किया गया था। तो इसमें हो जाएगा आपका मतलब 1945। और उस समय संस्थापक देश जो थे ना, शुरू में 24 अक्टूबर 1945 को 51 थे और वर्तमान में 193 देश हैं। और 193वां जो देश है ना, वह है कौन सा? दक्षिणी सूडान जो है वह 193वां देश है। अगर इसका हेड क्वार्टर की बात करें तो न्यूयॉर्क संयुक्त राष्ट्र संघ का हेड क्वार्टर है। केंद्र सरकार द्वारा 30 मई 2017 को कितने रुपये का नोट जारी करने की घोषणा किया गया था? तो यह करंट से संबंधित प्रश्न आता है, तो इसमें आ जाएगा आंसर आपका 1 रुपये। 1 रुपये सरकार, यह जो है ना, सरकार यह खुद जारी करता है और इस पर हस्ताक्षर जो होते हैं वह वित्त मंत्रालय के सचिव यानी वित्त सचिव के। और अभी वित्त सचिव कौन सा है? वह है तुहिन कांत पांडे साहब जो हैं अभी वित्त सचिव हैं। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तो तीसरी लड़ाई जो है पानीपत की 1761 ईस्वी में जो है 14 जनवरी 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई अहमद शाह अब्दाली प्लस मराठा, इसके बीच लड़ा गया था। और मराठा का नेतृत्व किसने किया था? तो सदाशिव भाऊ ने मराठा का नेतृत्व किया था। चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। तो यह 322 ईस्वी में घनानंद को हराकर जो है ना, इसको पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया था। और चंद्रगुप्त मौर्य मुख्य रूप से वह जैन मतावलंबी था, जैन धर्म का अनुयायी था। और उसके जैनी गुरु कौन थे? भद्रबाहु थे। राजतरंगिनी में कल्हण ने जिस राज्य का वर्णन किया है वह कौन सा राज्य है? तो वह मुख्य रूप से वह राजतरंगिनी में कश्मीर का वर्णन किया गया है। और राजतरंगिनी जो ग्रंथ है ना, वह ग्रंथ है संस्कृत ग्रंथ है। राजतरंगिनी संस्कृत ग्रंथ है। अगला प्रश्न देखते हैं, मुगल वंश का संस्थापना भारत में कब हुआ था? तो भारत में मुगल वंश की स्थापना अगर कहा जाए तो 1526 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के प्रथम लड़ाई जो हुआ था ना 1526 में, बाबर फरगना का शासक था और बाबर और इब्राहिम लोदी यह कहाँ का शासक था? तो यह दिल्ली का शासक था। तो इसे पराजित करके बाद में इब्राहिम लोदी को मार दिया गया और यहाँ जो है ये मुगल वंश की स्थापना हो गई थी। और बाबर का शासनकाल 1526 से लेकर के 1530 तक माना जाता है। अगला प्रश्न, किस वैश्विक कार कंपनी ने भारत में अपने वाहनों की बिक्री बंद करने की घोषणा कर दी है? यह करंट से संबंधित प्रश्न है। इसके लिए आप SPD करंट जरूर पढ़ें, यह आपके लिए काफ़ी उपयोगी होगा। अशोक महान पुत्र थे। अशोक महान किसके पुत्र थे? तो बिंबिसार के। तो सबसे पहले अशोक महान का संबंध मौर्य वंश से है। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त का मौर्य कौन हुआ था? तो सॉरी बिंबी ने याद रखिए, देखना मिस्टेक होंगे ना हमसे भी। यहाँ बिंदुसार याद रखिएगा, बिंबी और बिंदुसार होता है। चंद्रगुप्त मौर्य पहला हुआ, दूसरा तो दू आ जाएगा, तो बिंदुसार हो गया मौर्य वंश का दूसरा। इसी का पुत्र हुआ था अशोक, तीसरा महान शासक था अशोक, उसका पुत्र था। अगला, गर्म पानी का स्रोत कहाँ पे है? आग में कि राजगीर में कि रांची? राजगीर में
जिनमें जो है ना राजगृह या राजगीर भी कहा जाता है, वहाँ पे गर्म पानी के स्रोत हैं, जिसमें सप्तधारा है, सूर्य कुंड है और अनंत कुंड इसमें शामिल है। मध्य प्रदेश का नेपानगर में स्थित है। क्या स्थित है? न्यूज प्रिंटिंग फैक्ट्री यहाँ पे स्थित है मध्य प्रदेश के नेपानगर में। भारत सरकार सबसे ज़्यादा राजस्व किससे एकत्रित करता है? यह भी करंट से संबंधित प्रश्न है। वर्तमान में आयकर प्लस जीएसटी, इससे है लगभग 90% राजस्व प्राप्त किया जाता है। नाबार्ड का नाम क्या है? नाबार्ड जो है ना, नाबार्ड नाम है किसका? व्यापारिक बैंक का वित्तीय कृषि सहायता के लिए विशिष्ट बैंक, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कृषि सहायता के लिए विशिष्ट बैंक। और इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर मुंबई में है। भारत में कुल सिल्क वस्त्रों का लगभग 50% उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? 50% उत्पादन होता है कर्नाटक में, और कर्नाटक में मुख्य रूप से शहतूत हो गया, शहतूत के बाद तसर हो गया, तसर के बाद एड़ी हो गया, एड़ी के बाद मूंगा हो गया, इसका उत्पादन किया जाता है। समुदाय के स्वास्थ्य का पता चलता है किससे? किसी भी समुदाय के स्वास्थ्य का पता उसके मुख्य रूप से जन्म दर, शिशु मृत्यु दर की मातृ मृत्यु दर से चलता है। तो समुदाय का पता मुख्य रूप से जो चलता है ना, वह मृत्यु दर से चलता है। इसका पता याद रखिएगा, मृत्यु दर से, यानी बीमारी और मौत से, बीमारी वगैरह से कितने लोगों की मौत हो रही है। मॉर्निंग स्टार किसे कहा जाता है? मतलब सुबह का तारा किसको कहा जाता है? तो शुक्र को मुख्य रूप से सुबह का तारा कहा जाता है, या इसको अन्य नाम है जुड़वां ग्रह भी शुक्र को कहा जाता है, क्योंकि इसके वातावरण में CO2 और कौन क्या उपस्थित होता है? सल्फ्यूरिक एसिड, CO2 प्लस सल्फ्यूरिक एसिड के बादल विद्यमान होते हैं। 8 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो विश्व महिला दिवस 8 मार्च को माना जाता है, विश्व महिला दिवस। और 2024 में इसकी थीम क्या है विश्व महिला दिवस के? तो महिलाओं में निवेश करें, प्रगति में तेजी लाएं। अगर वीडियो आपको वाकई अच्छा लगा है तो वीडियो आप लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने कम से कम 3 दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि हम आपके लिए और हमारी टीम लगातार आपके लिए अच्छा कंटेंट लाते रहें। हम यूट्यूब पे लगभग जितने वीडियो उपलब्ध हैं उसमें सिर्फ ऑप्शन को टिक कर दिया गया, किसी संस्थान का लगा करके उसमें एक का BSc करा दिया जा रहा है। यहाँ पे तो हर ऑप्शन का डिटेल में कराया जा रहा है। आप अगर इसे कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका लगभग 500 क्वेश्चन इसमें तैयार हो जाते हैं, जो आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होगा। जब कोई वस्तु पानी में डूबी होती है तो उसके भार में कमी होता है, किसके कारण? उस पर बाहरी दबाव रहता है, प्रति इकाई क्षेत्रफल, उसके द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा, उसके द्वारा हटाए गए आयतन से मतलब नहीं, द्रव की मात्रा। इसी को आर्किमिडीज का नियम कहते हैं। जितना जाता है उतना द्रव हटा देता है तो बाल्टी का भार शून्य हो जाता है, हल्का महसूस होने लगता है। TRP जो है ना वह फिल्म से संबंधित है, इसका क्या नाम है? टेलीविजन रेटिंग पॉइंट को TRP कहा जाता है। रक्त का कौन सा अवयव शरीर की मांसपेशियों में ऑक्सीजन एकत्रित करता है? वह हीमोग्लोबिन करता है ऑक्सीजन, और हीमोग्लोबिन मुख्य रूप से RBC में पाया जाता है। और इससे पहले भी यह प्रश्न आया, तो हीमोग्लोबिन क्या करता है? RBC क्या करता है? ऑक्सीजन का परिवहन करता है। तो इसमें जो है ना हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन एक प्रकार का यह प्रोटीन है, याद रखिएगा, जो रक्त कणिकाओं में यह पाया जाता है। कौन सा उद्भिद दूसरे वृक्षों की टहनियों में वृद्धि करता है? वह जो है मुख्य रूप से आर्किड है। यह एक प्रकार का फूल टाइप का पौधा है जो कि टहनी डाल आदि पे हो जाता है। जीवित कोशिकाओं की प्रक्रिया को नियंत्रित करती है कौन? तो न्यूक्लियस नियंत्रित करती है जीवित कोशिकाओं। और न्यूक्लियस की खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट ब्राउन साहब ने न्यूक्लियस की खोज किया था। पुष्प के द्विनिषेचन के पश्चात गुणसूत्र की संख्या कितनी हो जाती है? तो गुणसूत्र की संख्या त्रिगुणित हो जाती है। द्विनिषेचन में जो है ना आवृत बीजी में होने वाला यह जटिल निषेचन है। आवृत बीजी में मुख्य रूप से होता है, आवृत बीजी में होता है यह चीज़ द्विगुणित, मतलब इस जटिल निषेचन है। न्यूजीलैंड का कौन सा पक्षी विलुप्त हो गया है? तो यह मोआ। यह उड़ता नहीं है, यह नहीं उड़ने वाला पक्षी है, जिस कारण से यह अब विलुप्त हो ही गया है। प्राणी कोशिका में कौन सा कोशिकांग कभी भी नहीं पाया जाता है? तो प्राणी कोशिकाओं में मतलब मनुष्यों में गॉल्जी बॉडी सेल, इंट्रा की सेल भित्ति की माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें हो जाएगा सेल भित्ति। यह मुख्य रूप से कुछ जीवाणु में पाए जाते हैं, और प्लस वनस्पति में तो 100% सेल भित्ति पाए जाते हैं। और जीवाणु में भी उसका जो बाहरी आवरण होता है ना, एक तरह से वह ठोस रहता है लेकिन निर्जीव रहता है, इस प्रकार से बाहरी आवरण बना होता है। मानव शरीर में कायिक कोशिकाओं में गुणसूत्र होते हैं। गुणसूत्र पूछ रहा है, संख्या पूछ रहा है, तो 23 जोड़ा नहीं मार दीजिएगा, 46 गुणसूत्र होता है, याद रखिएगा। 23 जोड़ा नहीं मार दीजिएगा गलती में। किस जीव में कसाब पाया जाता है? कसाब मुख्य रूप से किस में पाया जाता है? तो कसाब आपका मुख्य रूप से जो है ना वह पैरामीशियम में मतलब होता है। इसमें जीव कोशिका के बाहर तापमान व रासायनिक यह जो है ना तापमान प्लस रासायनिक परिस्थितियों का यह क्या कराता है? तो बोध कराता है।
रसोई गैस एलपीजी मुख्यतः किसकी बनी होती है? तो एलपीजी में जो है ना, ऐसे तो प्रोटॉन और ऐसे इसमें मुख्य रूप से तो इसमें मीथेन के अवयव पाए जाते हैं। अगर कहा जाए तो यहाँ प्रोपेन प्लस ब्यूटेन तो अगर ऑप्शन में रहेगा तो प्रोपेन और ब्यूटेन को टिक करना, अगर ये नहीं रहेगा तो मीथेन 100% रहता है। और इसके साथ साथ में इसमें मीथेन प्लस इथेन ये भी मिश्रित रहता है तो मीथेन हो जाता है। इस पर सल्फर के यौगिक भी मिलाए जाते हैं, यौगिक जिसको हम लोग मिथाइल मर कॉप-10, जिसके कारण कि एलपीजी गंध करती है और हमें पता चलता है कि गैस लीकेज हो रहा है, कहीं से ये हो रहा है। जल जिसमें कैल्शियम अथवा मैग्नीशियम के लवण घुलनशील होते हैं उसे क्या कहता है? उसको हम लोग कठोर जल कहा जाता है। इसमें कैल्शियम मैग्नीशियम के क्लोराइड सल्फेट और बाइकार्बोनेट, इसमें मुख्य रूप से कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, के क्लोराइड हो गया, सल्फेट हो गया, व बाइकार्बोनेट ये सब घुले रहने के कारण कठोर होता है, जिसके कारण साबुन उसमें झाग नहीं दे पाता है, कपड़ा लत्ता हम लोग नहीं खींच पाते हैं। इस तरीके से इस सेट को कंप्लीट करा दिया गया। वीडियो को देखने के लिए, लगातार बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करने में, अपने अच्छे सुझाव देने हेतु मैं और अपनी पूरी टीम के साथ सौरभ आपका आभार व्यक्त करता हूँ। चलिए मिलते हैं अगले अंक में। धन्यवाद।